नमस्कार। राजधर्म पे आप हैं जनता की बहस कार्यक्रम रणधीर झा के साथ। आज खास करके बिहार की राजधानी पटना ये जनता की बहस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। समस्या इसलिए क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में नाबालिग और कम उम्र की छात्राओं से जुड़े हत्या, आत्महत्या और यौन शोषण जैसे मामला आज एक सनसनीखेज बना हुआ है। समाज में बढ़ती बेचैनी केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक गहरी सामाजिक प्रतिक्रिया हो चुकी है। मनोवैज्ञानिक और संस्थागत चुनौती का संकेत है। इस मुद्दे को केवल सनसनी या आरोप प्रत्यारोप फ्रेम में देखने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आज जरूरत है कि समाज में लोग जागरूक होकर के सिर्फ प्रशासन, सत्ता या जांच एजेंसी पे हाय तौबा मचाने से कुछ नहीं होने वाला है। आज अगर जरूरत है तो समाज, जनता, पब्लिक, लोग, मीडिया अपने जहन के अंदर झांकने की कि मिस्टेक कहां से हो रही। चलिए, कुछ दिनों से पटना के शहरी क्षेत्र में कुछ अपराध जो हो रहा है बच्चों के साथ, खास करके उन बच्चे जो दूर दराज गांव कस्बे से 10वीं पास करने के बाद पटना आती है और छात्रावास में रह करके अपने सपनों को साकार करने के लिए, सपनों को उड़ान देने के लिए नीट की तैयारी यानी डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, इसकी तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद वो एक छात्रावास में रहने लगती है। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है और सिलसिला वहाँ तक पहुँच जाता है कि बच्चियाँ डिप्रेशन या यूँ कहें कुछ गलत संगत या यूँ कहें कुछ अपराधियों के चंगुल में फंस करके आत्महत्या या हत्या तक कर लेती हो जाता है। इन बातों पे अभी एक नया जो आपने देखा होगा घटना बिहार में हुआ है या सुना भी होगा यूट्यूब पे, जिसमें मीडिया वाले, जन प्रशासन, जांच एजेंसी सब उलझ के रह गया। मीडिया वाले भी हाय तौबा मचाते रहा। नीट की छात्रा के साथ छात्रावास में उस पे आरोप है कि छात्रावास में दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की साजिश की गई और अंततः अस्पताल में जाकर के वो मर गई आत्महत्या की, यानी हत्या या आत्महत्या जो भी की। परिवार वाले का कहना है कि बच्ची के साथ जो है यौन शोषण के बाद जो है उसका हत्या कर दिया गया। लेकिन जांच एजेंसी जो उस समय में अभी तक लगा हुआ था, एसआईटी और बिहार पुलिस, उसका कहने का है कि परिवार वाले या जो भी है पारिवारिक समस्याओं के डिप्रेशन में बच्ची आकर के जो है सो कुछ नींद की गोलियां खा ली, जिस कारण से बच्ची का मौत हो गया। लेकिन इस घटना में हर लोग अपने अपने पक्ष से, अपने अपने तरह से साबित करने का प्रयास किया, जांच को भटकाने का प्रयास किया। जो घटना थी उसको जो है गलत रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसमें मीडिया भी कुछ हद तक शामिल है, जिसमें पुलिस प्रशासन की भी कुछ लापरवाही नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही दिखने को मिला है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति। राजनीतिक इच्छा शक्ति आज समाज को सुरक्षा देने की नहीं रही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ नेताओं का सुरक्षा, बड़े बड़े वीआईपी के सुरक्षा, बड़े बड़े वीआईपी के परिवार वाले की अधिकार की सुरक्षा, बस इसमें लगी हुई। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर हो गया है जनता के प्रति। इसलिए इस तरह की घटनाओं में आप देखेंगे संवेदनहीनता कम होता है, लेकिन लोग, संवेदनशीलता कम होती है लेकिन लोग जो है अपना अपना टीआरपी बटोरने में लगा रहता है। तो अब सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि जो कुछ लोग जो है बिहार में अपने बड़बोलेपन के कारण से जो है जल्दीबाजी में कुछ गलत आरोप किसी अच्छे बच्चे पे, अच्छे इंसान पे लगा देते हैं। जैसे इसमें एक बहुत आपने सुना होगा कि अभी एक आईपीएस है, रिटायर्ड है, कि पता नहीं वॉलंटियर हैं, अमिताभ दास जी, जो अपने आप को सो कॉल्ड पता नहीं एसपी थे कि नहीं थे या किस जो है चरवाहा विद्यालय से पढ़ के आया हुआ था, कि उनकी अज्ञानता इतनी बेवकूफ़ बन गया कि एक
मुख्यमंत्री जी के बच्चे के ऊपर में सवाल उठा दिया अमिताभ दास जी, तो उनका बड़बोलापन था जिस कारण से उसको भुगतना पड़ा। बड़बोलापन इतना बढ़ गया था अमिताभ दास जी का, वो मीडिया में अनाप शनाप बच्चों की तरह जो है बयान देने लगा है। तो इस पे उन पे एक्शन होना चाहिए, अच्छी बात थी, क्योंकि आप जब समाज के जिम्मेदार लोग हैं, आपकी बातों को लोग सुनता है, ध्यान देता है। तो अमिताभ दास जी का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे या कुछ भी बात देखेंगे तो आपको लगेगा भाई इससे बेटर तो एक गांव घर के चौराहे पे बैठे हुए लोग जो है गैर जिम्मेदार लोग की तरह वो बयान दे रहे हैं। कभी वो सरकार को चैलेंज देते हैं, कभी वो सम्राट चौधरी जी को जो है सो पारिवारिक मुद्दा में घुस करके चैलेंज देते हैं, कभी वो यहाँ तक कि मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चैलेंज देते हैं। तो चलिए उनके साथ एक रिकॉर्ड आपको दिखाते हैं कि वो क्या क्या भाषण यूट्यूब में क्या क्या किस तरह का इंटरव्यू बयान देते थे। उनसे आपको उनके एरोगेंसी का पता चलेगा और ये चलेगा कि उनका जितना भी बयान है वो सिर्फ सनसनी फैलाने वाली है और सिर्फ गैर जिम्मेदार है। उसमें कहीं भी किसी तरह का जो है ना तो तर्क है, ना संगत है, ना साइंटिफिक फैक्ट्स है, सिर्फ गलत समाज में अफवाह फैलाने की है। ये राजधर्म अपने पूर्ण विश्वास के साथ कर रहा है कि उनके बयान में कहीं भी कोई दम नहीं है सनसनी के सिवा। उनको देखिए। वो सबूत है तो दे दीजिए। किसको दे दें, किसको दे दें? सम्राट चौधरी को दे दूं कि वो सारे गवाहों को धमका देगा? जब सीबीआई टेक ओवर करेगा केस को तो मैं सीबीआई को दूंगा सबूत। उसके पहले मैं किसी को सबूत नहीं देने वाला हूं, क्योंकि उसके पहले मैं सबूत देना शुरू करूंगा तो सारे सबूतों को मिटाने का खेल शुरू हो जाएगा। लोग तो इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं कुछ सबूत दूं, है ना, जिससे कि उसको भी परटूराम मिटवा दे। सम्राट चौधरी भले डायलॉग मार दें कि मैं बिहार को अपराध मुक्त कर दूंगा, लेकिन मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं कि यदि सम्राट चौधरी ने अपनी मां का दूध पिया है, उनमें कुछ दमखम है, तो अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवा के दिखाएं, तब मैं मानूंगा। वो पागला है, वो कैसे आईएएस आईपीएस था, हमको तो कोलकाता में आईपीएस पगला है, पगला जाते थे। ने बताया हमको कि अफसर था ये, हमके अफसरों ऐसा भेड़ा होता है, भेड़ा है भेड़ा, वो आदमी नहीं है, वो भेड़ा है। क्यों भेड़ा लगता है उसको? जिसको बोलने का सहूरे नहीं है तो क्या है? भेड़ा नहीं तो क्या है? उसको बकड़ 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 बकड़। तो आपने बिहार के अनंत दा का ये सुना, उनके बारे में, अमिताभ दास के बारे में, बकर 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 करते रहता है, उस पर कौन ध्यान देता है? कौन आईपीएस बनाया? अच्छा, इनके बड़बोलेपन के कारण से अमिताभ दास जी जो अपने आप को एसपी कहते हैं और वो पता नहीं वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिए, उनके बारे में अभी हमने रिसर्च नहीं किया है। अब ये बता दूं कि वो जो है सो उनको बिहार पुलिस ने उठा लिया रातों रात जा करके। उसका कारण था कि उनके ऊपर में एक जो है सो पटना के थाना में एफआईआर लॉग हुआ कि भाई इनको उठा लिया जाए, क्योंकि उनका बड़बोलापन इतना था कि वो माननीय प्रधानमंत्री को भी अनाप शनाप शब्दों में कभी कुछ बलात्कारी कुछ इस तरह की बातें बोलने लगा, जो अमानवीय भी है, अशोभनीय भी है और बहुत ही गलत तरह के लैंग्वेज देने लगा। तो उनकी तो भाई हो गई, लेकिन वैसे उनको फिर कोर्ट से ही पीआर पे जो है बेल मिल गया, पीआर बेल मिल गया उनको, क्योंकि बोलना या अभिव्यक्ति को व्यक्त करना उतना बड़ा अपराध नहीं है कानून के नज़र में, लेकिन समाज की नज़र में ये बहुत बड़ी अपराध है, क्योंकि इससे जो है समाज के दिशा निर्धारण होता है कि लोग जो है आपके कुछ ना कुछ तो फॉलोअर होंगे, तो वो प्रभावित होते हैं ऐसे ऐसे स्टूपिड बयानों से। तो उनके बाद जो है आप चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नीट छात्रा के साथ जो है अभी तक की जो अपडेट है। तो नीट छात्रा के बारे में जैसा कि डिटेल बताया गया था कि नीट छात्रा जो है 27 दिसंबर को अपने जहानाबाद गांव गई थी। गांव के बाद जब फिर वो 5 जनवरी को हॉस्टल आती है, तो 5 जनवरी हॉस्टल में वो रात में सोती है, सुबह में नहीं उठती है। 2 बजे जब जगाया जाता है तो वो जगती नहीं है। रूम खटखटा, रूम को तोड़ करके जब हॉस्टल के वार्डन कुछ 2-4 लड़कों के साथ अंदर जाता है, सीसीटीवी कैमरा में देखा आपने, तो फिर उसे देखा कि भाई बहुत ही विचित्र परिस्थिति में बच्ची जो है लेटी हुई है, बेहोश है। तब फिर उसको पानी उनी दिया, छीटा जाता है, तब भी नहीं वो होश में आती है। तो आनन फानन में हॉस्टल के जो वार्डन है या हॉस्टल इंचार्ज है या जो भी कहें साजिश के तहत, वो तुरंत बच्ची को उठा करके जो है सो नज़दीक के अस्पताल सहज सर्जरी सेंटर पे ले जाता है, जिसमें सहनानंद जी, डॉक्टर सहनानंद जी जो है वहाँ पे उनका इलाज करते 2-3 घंटे तक। फिर 2-3 घंटे के बाद जो है वो सीरियस में रहती, कोमा में रहती है, बेहोश हो जाती है, होश नहीं होता है। फिर उसके बाद उसको जो है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में गया था, जहाँ पे उस हॉस्पिटल पे बहुत सारा जो है संवेदनहीनता के आधार पर उनका जांच के ऊपर में प्रश्न उठाया गया।
और उनके मिली भगत होने का, अपराधियों के साथ मिली भगत होने की बहुत बड़ी उस पर इल्ज़ाम लगा। ये सारे सिलसिला जानते हैं। आनन फानन में पुलिस बहुत लापरवाही बरता और फिर पुलिस का जो है रवैया उस समय में बहुत ही इसको नीपापोती करने का था। इसमें पुलिस का ये भी कहना था कि माँ बाप के द्वारा पहले दृष्टिया में ये कहा गया कि आप इसमें एफआईआर अभी नहीं करें, लेकिन जब 11 तारीख को बच्ची की मृत्यु हो जाती है जांच इलाज के दौरान, तब जाकर के जो है 9 तारीख को जो है जब सबके हाथ से निकल जाता है तब 9 तारीख को एफआईआर लॉन्च होता है। अब इसमें पुलिस प्रशासन का ये कहना था या कुछ लोगों का, डॉक्टर कहना था कि उन्होंने परिवार वाले रिक्वेस्ट किया था कि बच्ची की इज्जत का बात है, ये बात है, उसका एफआईआर नहीं हो, लेकिन परिवार वाले का जनता कहना है कि नहीं, प्रशासन खुद लापरवाही दिखा रहा था। ये सारी बातें आपने देखा। उसके बाद एसआईटी का जब है पुलिस प्रशासन के लिपापोती या एसपी या डीएसपी का कुछ बिना जांच के कि कुछ गलत बयान आने लगा कि लड़की आत्महत्या किया है, और अचानक वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित होता है कि लड़की के साथ जो है कुछ दुष्कर्म होने का प्रयास है, उसके शरीर पे कुछ चोटों का निशान है। तो पोस्टमार्टम में और एसपी डीएसपी के जो बयान था उस दोनों में बहुत विरोधाभास होता है। एसपी डीएसपी जो एसएसपी थे पटना के, डीएसपी थे, ये सारे पुलिस प्रशासन ये बोल रहे थे सारे कि ये जो है सो आत्महत्या का प्रयास है, नींद की गोली खा ली गई। एक स्क्रिप्ट कहानी लिखा गया था बिना जांच का, बिना इन्वेस्टिगेशन का। और उसके बाद जो है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो फिर ये सारी की सारी स्टोरी है उलट गया, और पोस्टमार्टम में उसके शरीर पे कुछ जख्मों का निशान आया, उसके शरीर पे कुछ जोर जबरदस्ती का निशान आया। पोस्टमार्टम में ये कह दिया गया कि इसके साथ जो है रेप से हम इनकार नहीं कर सकते, कुछ जबरदस्ती हुआ है बच्ची के साथ। अब पूरा जनता जो है, मीडिया जो है प्रशासन पे दबाव बना दिया। आनन फानन में सम्राट चौधरी जी जो है एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी भूल हुआ कि एसआईटी में उसी सदस्य को रखा गया, उसी मेंबर, उसी पुलिस अधिकारी को रखा गया जो इस तरह के जांच को दिग्भ्रमित, दिशा भ्रमित करने के लिए ही काम किए थे कि उसे आत्महत्या का रूप दिया जाए। एसआईटी पर भी जनता का विश्वास नहीं था। एसआईटी के भी जो जांच करने का तौर तरीका था वो परिवार पे दबाव बनाने का था, जिसमें माता पिता ने कई बार आरोप लगाया डीजीपी के कि वो हमें धमकी दे रहा है, वो अपराधियों से मिला हुआ है, पैसा लिया हुआ है। इस तरह के कई वीडियो वायरल आपने देखा होगा। उनके माता पिता का आरोप था कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे बच्ची के केस को कहता है कि आत्महत्या मान लो, नहीं तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। ये डीजीपी विनय कुमार पे भी आरोप परिवार वाले ने लगे। क्या सच है क्या झूठ है ये तो बाद में जांच में आएगा, लेकिन विनय कुमार जी जो है डीजीपी, उनका भी रवैया जनता के नज़र में ठीक नहीं रहा। एक ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़े पदाधिकारी मगरमच्छ के खाल में बैठे हुए जनता के दुख पे हंसी उड़ा रहा है, और अपनी वर्दी के धौंस में जो है सो वो अपना निकलते थे। तो इस तरह से जनता उनसे नाराज दिखा, और वो नाराजगी जो है किसी न किसी माध्यम से मीडिया में आ रहा था। फिर आनन फानन में विनय जी का बहुत, डीजीपी का बहुत ज़्यादा जो है सो किरकिरी हुई, पुलिस प्रशासन का भी किरकिरा हुआ। तो इसमें अधिकतर जो यहाँ के ऑफिसर थे, पुलिस के जो छोटे तबके के पदाधिकारी हैं, उनका तो गलती ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ा गलती था बड़े बड़े ऑफिसर का, जैसे एसएसपी का, जैसे एएसपी का, एसएसपी जो है, उसके बाद डीजीपी लेवल में बहुत सारी लापरवाही जो है दिखने को मिला है। अब सवाल आता है कि इस सारे हैतवा बेइज्जती से जब जांच में कुछ नहीं निकल रहा था तो प्रशासन की बहुत बेइज्जती हो रही थी। तो आनन फानन ने सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए फट से नीतीश कुमार जी ने सीबीआई को जांच के लिए लिख दिया कि सीबीआई भी इसका जांच करेगा। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि सीबीआई का आज तक का सक्सेस रेट बहुत ही जीरो है। सीबीआई किसी भी अपराध में आज तक फाइनल कन्विक्शन नहीं कर पाया है। तो सीबीआई जांच एक तरह का झुंझुना है जो जनता को सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए, थोड़ा सा आक्रोश को शांत करने के लिए सीबीआई। लेकिन सीबीआई का सक्सेस रेट इतना कम होने के बाद कई जनता तो ये भी कह दिया कि सीबीआई से ज़्यादा अच्छा होता है जो बिहार पुलिस का होमगार्ड जो जांच करता है। तो इस तरह की बातें अभी न्यूज़ में सुर्खियों में है कि सीबीआई की जांच पे जनता का भरोसा बहुत टूटता जा रहा है। परिवार वाले तो कहा कि सीबीआई की जांच हमें नहीं चाहिए। तो परिवार वाले ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया, हाई कोर्ट में, पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया कि मुझे सीबीआई जांच नहीं, मुझे न्यायिक जांच चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जज और पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उस कमेटी में रहे और उनके द्वारा ही जांच हो।
लेकिन तब तक में बिहार सरकार ने सीबीआई को लिख दिया था, तो माननीय पटना उच्च न्यायालय ने उनके याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, पहले सीबीआई की जांच हो जाए, फिर इस पे देखा जाएगा, और कुछ गाइडलाइन सीबीआई के लिए उन्होंने दे दिया माननीय पटना उच्च न्यायालय ने। तो यहाँ तक का हाई वोल्टेज ड्रामा आपने देखा। इसी बीच में सांसद पप्पू यादव जी बहुत सारी बातें जो है, कभी कभी कुछ नेता पे भयानक आरोप लगाए कि नेता इस तरह के अपराध में मिला हुआ है, बहुत बड़े बड़े मंत्री का बेटा इसमें है, इसीलिए जो है सब प्रशासन जो है इसको लिपापोती करने में लगा हुआ है। और इसी दरमियान जो है एक घटना पप्पू यादव जी के साथ घटता है कि बिहार पुलिस के द्वारा उनको रातों रात उठा लिया गया। अब वो तो आरोप लगाया कि जो नहीं, वो एक जो है द्वेष के भावना से या एक प्रतिशोध के भावना से, बदले की भावना से बिहार सरकार ने करवाया, सम्राट चौधरी ने करवाया। और मुझे रातों रात, जबकि बीमार भी रहते हैं पप्पू यादव जी, स्वास्थ्य से बहुत थोड़ा सा रहते हैं, तो बिहार की जनता की सहानुभूति अभी 10 साल में उनके साथ है। तो ये इस चीज़ से हम लोग नहीं किसी को बेवकूफ़ बना सकते। पप्पू यादव जी की अभी जनता में साख है, अच्छी साख है 10 साल में। तो उनकी स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कमज़ोर होने के बावजूद भी जनता के सेवा में लगे रहते हैं। कोई भी छोटी बड़ी घटना होती है तो अपने नेता हैं, बयान तो देंगे ही, तो उनके बयान को इतना ज़्यादा जो है सीरियस लेकर के जो है सो आप थोड़ा सा जांच अच्छा करवाते, उनके साथ बदले की भावना, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको रातों रात उठा लिया गया और उनके साथ बहुत ज़्यादा यातना दी पुलिस ने। फिर बाद में उनको कोर्ट से बेल मिल गई, है ना। तो पप्पू यादव जी का भी आपने देखा, उनके बयान का ही उनको कुछ ना कुछ खामियाजा जो है बिहार सरकार के या सत्ता का या प्रशासन का प्रकोप झेलना पड़ा। उसके बाद दूसरा नंबर आ गया अमिताभ दास जी। आज अभी आईपीएस है, वो भी बहुत बड़बोलेपन में कुछ ना कुछ बोल गए, लेकिन अमिताभ जैसे पप्पू यादव जी जो बोलते थे उसमें लगभग 90% कुछ ना कुछ समाज के सच्चाई होती थी। उनका बहुत अनुभव था जीवन में अपराध के प्रति, या फिर अपराध को जो है देखा उन्होंने अपने बहुत नज़दीक से। तो पप्पू यादव जी के बयान में बहुत ही संजीदगी होती थी, जिम्मेदारी होता था, और अगर वो किसी पे उंगली उठाते थे उनके पीछे बहुत सारा राज होता था। लेकिन अमिताभ दास जी बिना राज का ही, बिना कोई चीज़ सबूत का ही अनाप शनाप ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बोलने लगे जो समाज कभी मान ही नहीं सकता है। जैसे अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के लड़के जो हैं वो निशांत जी, बहुत ही अच्छे हैं, अभी तक राजनीति में बेचारे आए नहीं हैं, और जैसा उनका भाव है कि आज तक उन पे कोई उंगली नहीं उठाया है, कोई इस तरह की नहीं है। लेकिन उस पे इस केस में जोड़ देना, वो बच्ची के साथ भी एक तरह का, मान लीजिए आप उसका अपमान कर रहे हैं, जो बच्ची मृत हो गई है, और एक बच्चा जो एक लड़का है जो नीतीश जी का बेटा निशांत जी, वो अभी तक उनके साथ सारा भलमानस जैसा मनुष्य चेहरा दिखाई पड़ता है, उनका बचपना दिखाई पड़ता है। तो उनको इस तरह के जघन्य अपराध में जोड़ देना, कुकृत्य में जोड़ देना, ये बहुत बड़ी अमिताभ दास जी की बरबोलापन था। और उनको अगर उठाया तो जनता के एक बड़े तबके बहुत खुश थे कि इन तरह की बात उन्हें नहीं बोलना चाहिए। फिर भी वो रुके नहीं, और अभी अनाप शनाप बोलते। अब तो जनता समझ गया कि ये पागल है भाई, इसकी बात पे ध्यान ही नहीं देता। हाँ, कुछ यूट्यूबर उनके बात को सनसनी फैलाने के लिए जो उनका इंटरव्यू लेते रहते हैं, तो ये उनको बचना चाहिए यूट्यूबर को कि भाई सस्ती टीआरपी, सस्ती सब्सक्राइबर, सस्ती लाइव के लिए आप ऐसी काम ना करें। जनता दिग्भ्रमित, समाज दिग्भ्रमित हो जाता है, और अच्छे अच्छे लोग को भी समाज सेवा करने से रुक जाता है। एक तो अजीब बात हो गई। उसके बाद आप चलें तो सीबीआई इस केस को टेक ऑफर कर लिया है। सीबीआई ने जो है सो एफआईआर लॉन्च करके और उस पर जांच शुरू कर दिया है। लेकिन जनता का भरोसा नहीं के बराबर है कि सीबीआई की जो जितनी आज तक की कार्यशैली रही है उसमें कोई भी ऐसा केस या कोई भी ऐसी जो हाई प्रोफाइल केस रहा है जिसमें जनता बहुत ही सरसरी निगाह से सीबीआई का इंतजार कर रहा होता है कि भाई सीबीआई कोई अच्छा रिजल्ट दे, वो कर ले। अब जनता का ये भी कहना है कि सीबीआई कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केस के जांच को भी आरुषि हत्याकांड की तरफ, परिवार वाले की तरफ मोड़ दे और एक सनसनी जो है सो खेज बनाने के लिए, जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए उसके माता पिता के साथ ही जोड़ दिया जाए। ये आशंका मात्र है, क्या सच है क्या झूठ है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो विशेष इस कार्यक्रम में आपको अपडेट किया गया। सीबीआई के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई के हाथ कुछ आने वाला नहीं है,
ये हम राजधर्म पे हम लोग बड़ा ही जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं कि सीबीआई के हाथ कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक झुनझुना जो है उसके हाथ में रहेगा। क्योंकि इसमें आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि ये जो है बच्ची के साथ, इस वर्ड को कि इसके साथ बहला फुसला के किया गया बलात्कार है, या बलात्कार है, या प्रेम प्रसंग में फंसा करके बलात्कार है, या जोर जबरदस्ती से बलात्कार है, या हॉस्टल के अंदर है, या फिर हॉस्टल के बाहर है। ये एक बहुत बड़ी जांच की विषय है। जांच की विषय इन बातों पे भी है कि ये बच्ची जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ती थी वहाँ को भी जांच के दायरे में जब लाया जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो सकता है। माता पिता जो है, उनकी बच्ची खो गई है तो उनको तो सदमा में ट्रॉमा में है ही, तो उनसे सिर्फ आप बयान लेकर के जो है थोड़ा जांच के दायरे को, आप वॉल्यूम को, एरिया को बढ़ाइए। जांच के दायरे को उतनी ही दायरे में सीमित के नहीं रखा जाए कि आपने 25 उन लोगों का डीएनए लिया, जो डीएनए सैंपल जो है उस बच्ची के साथ जो अंडरगारमेंट पे डीएनए था स्पर्म, उससे मीच खाया ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि 25 किसी रैंडमली किसी व्यक्ति को उठा लिया गया है किसी पे। तो ये जांच एजेंसी की अपने भारत में कमी है। दूसरा, फॉरेंसिक जो एफएसएल जांच हुआ या पोस्टमार्टम हुआ, ये भी हम जांच पे, बिकॉज आई एम स्टूडेंट, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो किसी भी जांच में ये बताते हैं कि 100% नहीं होता, डीएनए भी 100% मैच नहीं होता है, क्योंकि हर जांच में आपको 0.3% का एरर होता है। तो किसी भी जांच को तुरंत 100% नहीं मान लिया जाए, और उसको मानते हुए जांच के दायरे को एक सीमित नहीं कर दिया जाए कि पोस्टमार्टम में लिख दिया गया तो वो अंतिम सर 100% है, या फिर एफएसएल रिपोर्ट में लिख दिया गया 100% है, ये कभी नहीं माना जाए। ये तब होता है जब कोर्ट ट्रायल में ये सब जांच को रखा जाता है, तो वहाँ पे सब खारिज कर दिया जाता है। एक से एक देखे डीएनए सैंपल को जो है अच्छे एडवोकेट जो होते हैं वो उसको सेटिसाइड करवा देता है, नल करवा देता है, क्योंकि वो डीएनए का जो रिपोर्टिंग किया गया, जब मैचिंग किया गया तो उसमें परसेंटेज ऑफ एरर बढ़ जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो सीबीआई को बड़ा ही टेक्निकली, साइंटिफिकली और लॉजिकली जो जांच का दायरा को बढ़ाना होगा, तब जाकर के कुछ बातें यहाँ सामने आ सकता है। हाँ, पटना में हॉस्टल में इस तरह की जो है अभी अपराध बढ़ा है, लेकिन इस अपराध को बढ़ाने में एक्चुअल में किसका हाथ है और कौन इस अपराध को बढ़ा रहा है, जब तक हम इस पर नहीं सोचेंगे, जांच एजेंसी इस पर ध्यान नहीं देगी, तब तक जो है ये जो देख रहे हैं बच्चियों के साथ आत्महत्या, रेप, बलात्कार, ये जो है एक समाज में संक्रमण का रूप लेता जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। तो जांच एजेंसी को इस पर भी काम करना है कि अब भविष्य में आने वाले कोई इस तरह का अपराध ना हो या कम के बराबर हो। चलिए, इसके साथ हम कुछ आपको रखे जाते हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं, कुछ अपडेट के साथ, माध्यम के साथ इस एजेंसी में क्या हुआ है। थैंक यू, बने रहिए, अपना ख्याल रखिए।